नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम जो परिभाषा पढ़ेंगे, जिस वोकैब को समझेंगे, उसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं दोहरा कराधान अपवंचन समझौता। ठीक है, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर कोई एक कंपनी है एक्स, वो रजिस्टर्ड है ए देश में। ठीक है, ये कंपनी कोई एमएनसी भी हो सकती है या इसी ए कंट्री की ही कोई कंपनी है। अब इस कंपनी ने अपना निवेश इस कंट्री की इस कंपनी ने अपना निवेश बी कंट्री में किया। ठीक है, और जब वो यहां पर निवेश करेगी तो इस एक्स कंपनी या एमएनसी को कुछ प्रॉफिट होगा या इनकम होगी। ठीक है, अब कंपनी है ए देश की, उसने निवेश किया है बी देश में और उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो बी देश में हुआ है, तो लीगली कंपनी को यहां भी टैक्स देना चाहिए और यहां भी टैक्स देना चाहिए। पर यह सिचुएशन गलत है। यह सिचुएशन आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है और आर्थिक गतिविधियों को हतोत्साहित करती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। इसके तहत दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में समझौते होते हैं कि अगर उनमें आपसी निवेश होगा, एक देश से दूसरे देश में निवेश होगा, तो वो दोहरे कराधान को रोकने का प्रयास करेंगे ताकि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। अब इसके अंतर्गत भारत ने भी करीब 90 से ज्यादा देशों के साथ ये समझौते कर रखे हैं। ठीक है, और आयकर अधिनियम 1961 के तहत भारत को ऐसे समझौते करने की अनुमति प्राप्त है। अब इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एक तो दोहरा कराधान ना हो और दूसरा जो कर परिहार है, टैक्स अवॉइडेंस है, इसको रोका जा सके। ये जो दूसरा इसका उद्देश्य है यह बाद में शामिल किया गया था। ठीक है, जब कर इस डीटीए का फायदा उठाकर एमएनसीज ने कर परिहार करना शुरू किया। अब वो कैसे इसका फायदा उठाया उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो हमने इसका मोटिव समझ लिया कि दोहरा कराधान अपवंचन समझौते का जो मोटिव है वो ये है कि डबल टैक्सेशन ना हो और टैक्स अवॉइडेंस को भी अवॉइड किया जा सके। और दोहरा कराधान होता किनके बीच में है? देशों के बीच में होता है। दो देशों के बीच में हो सकता है, दो से अधिक देशों के बीच में हो सकता है। यह किस लिए होता है? कि आर्थिक गतिविधियां हतोत्साहित ना हो और किसी भी आय पर दो बार कर ना लगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत किया क्या जाता है? इसके अंतर्गत या तो कर की दरों का बंटवारा कर लिया जाता है या फिर कर के चरों का बंटवारा कर लिया जाता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ टैक्स रेट्स, कर की दरों का बंटवारा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स वेरिएबल्स या कर के चरों का बंटवारा। कर की दरों का बंटवारा, मान लीजिए किसी भी इनकम पर जो लीगली जो टैक्स लगना चाहिए वो 10% है। अब इस 10%, अब ये 10% एक कंट्री लगा रही है और दूसरी कंट्री पर में भी 10% है। अगर दोनों कंट्रीज लगा देंगे तो टोटल 20% हो जाएगा और ये दोहरा कराधान हो जाएगा सेम इनकम पर। तो इसमें करेंगे क्या? दोनों कंट्रीज जो है ना आपस में समझौता करके कर की दरों का बंटवारा कर लेंगी। एक कंट्री 6% टैक्स ले लेगी और दूसरी कंट्री जो है 4% टैक्स ले लेगी। इस तरह डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सकेगा। अब कर के चरों का बंटवारा में क्या है कि मान लीजिए जो ये इनकम जनरेट हुई है इसमें टोटल आप सपोज करिए कि 3 एक्टिविटीज थी जिनमें
कर लगना था और जिनका कर, जिन पर टोटल जो है ना टैक्स हमारा 10% लगना था। तो कंट्री ए और कंट्री बी इनमें से चरों का बंटवारा कर लेंगी। हो सकता है कंट्री ए हो सकता है पहली और दूसरी एक्टिविटी पर कर लगा दे, और कंट्री बी अपने एग्रीमेंट या समझौते के अनुसार जैसा समझौता में लिखा हो वो हो सकता है कि तीसरी एक्टिविटी पर कर लगा दे। तो इस तरीके से या तो कर की दरों का बंटवारा हो जाता है देशों के बीच में, या कर के चरों का बंटवारा हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से ये चीज तो आपको समझ में आ गई है कि दोहरा कराधान, एक इनकम पर दोहरा कराधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे क्या फायदा होगा? इससे पहले फायदा होगा कि जो है ना क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन फ्रंट, यानी कि जो कराधान के विषय पर जो है ना पारदर्शिता रहेगी। फिर उसके बाद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा, दो देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा। अगर दोहरा कराधान होगा तो कोई भी देश की कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्ट करने क्यों जाएगी? ठीक है, तो इससे द्विपक्षीय जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो भी प्रमोट होगा। तीसरा है कि क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के संदर्भ में भी पारदर्शिता बनी रहेगी। ठीक है, और चौथा है प्रमोट्स ग्लोबल ट्रेड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और ये एकदम सेम एकदम इजी से पॉइंट्स है, तो इनमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल समझने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब अगली चीज हम समझते हैं कि क्या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मिसयूज हो सकता है? इसका मिसयूज हुआ है। ठीक है, पूर्व में बहुत सारी कंपनियों ने वर्षों से जो है ना इसका डीटीए का इस्तेमाल करते हुए जो है ना कर परिहार या कर वंचन किया है। ठीक है, अब वो हुआ कैसे, उन्होंने किया कैसे? वो उन्होंने किया है ट्रीटी शॉपिंग के जरिए। अब ट्रीटी शॉपिंग प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, ट्रीटी शॉपिंग के अंतर्गत मान लीजिए एक देश है ए और दूसरा देश है बी। अब ए देश में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कर जो है 10% है बी देश में, और ए देश में सेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर जो कर की दर है वो 4% है। अब अगर कोई एमएनसी है वो डायरेक्टली अगर यहां पर इन्वेस्ट कर रही है बी कंट्री में, तो होगा क्या? उसे अपने जो इनकम है, इनकम पे कितना देना पड़ेगा? 10%। अब वो कंपनी करेगी क्या? वो किसी एक ऐसे देश की तलाश करेगी जिसके साथ इस बी देश का डीटीए समझौता साइन किया हो। ठीक है, अब उस कंपनी को मिल गया एक देश ए। यहां पर उसने देखा कि जब हम निवेश कर रहे हैं तो निवेश में हमें कोई कर नहीं देना पड़ रहा है। अब उसके बाद हम इस देश के थ्रू अगर हम इस देश में जाके निवेश कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, प्रॉफिट या इनकम, तो इस पर जो हमें कर देना है वो कर कितना देना है? केवल 4% या 2%, 2% या 3%, जितना भी उनके एग्रीमेंट में साइन हो। क्योंकि ये एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि इनमें कर की दरों का या कर के चरों का बंटवारा हो जाएगा। अब उसमें जो है ये बोलेगा कि भाई हम जो है 10% में से जैसे है तो हम जो है ना 8% पे कर हम लगा देंगे, आप सिर्फ 2% पे लगाओ। ठीक है, अब वो बेसिकली एग्रीमेंट में है तो 8% पे ये इसको बी कंट्री को कह रहा है कि 8% पे कर हम लगा देंगे, पर इन रियल वो जो है 2% का कर यहां लग नहीं दे रहा है, लेकिन यहां पर वो कर नहीं लगा रहा है, वो 2% या 3% ही लगा रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या कि इस एमएनसी ने टोटल 10% की बजाय उसने 2% और प्लस 4%, 6% कर देकर अपना 4% का अपॉइंचन कर लिया। ठीक है, तो ये जो है ना इनका प्रॉफिट होता है, एमएनसीज का प्रॉफिट होता है सैकड़ों करोड़ में, तो ये 4%, 6% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो इस तरह ट्रीटी शॉपिंग के जरिए जो एमएनसीज थी वो जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मिसयूज करती थी। ठीक है, अब इसके लिए किया क्या गया? इसके लिए एक संकल्पना आई, लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट्स, एलओबी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या हिंदी में जिसको आप कहेंगे
कि लाभ की सीमाएं, इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो डीटीए समझौता के अंतर्गत जो देश शामिल हैं, तो उनमें ज्यादातर ये जो देश हैं जो कम बहुत ही निम्न लो टैक्स रेट रखते हैं, ठीक है। तो जो लो टैक्स रेट रखते हैं, इनके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आता है, तो उनके ऊपर कुछ बंधन लगा दिया गया है कि भाई आपके यहां जो निवेशक है, आपके थ्रू जो निवेशक हमारे पास निवेश करने आ रहा है, उस निवेशक को कुछ शर्तें पूरी करनी चाहिए, ठीक है। अब वो शर्तें क्या क्या हैं कि उस निवेशक ने इस कंट्री में, इसको जो है ना हम कहते हैं ओरिजिन कंट्री। ओरिजिन कंट्री वो होती है जहां से निवेश की उत्पत्ति होती है। निवेश की उत्पत्ति यहां से हो रही है और निवेश जाकर यहां पर जाकर क्या इनकम का सोर्स बन रहा है, ठीक है। तो जहां पर इनकम हो रही है उसे हम कहते हैं सोर्स कंट्री, और जहां से निवेश किया जा रहा है उसे हम कहते हैं ओरिजिन कंट्री, ठीक है। अब लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट के अंतर्गत इन कंट्रियों के एग्रीमेंट में इस बात को शामिल किया गया कि जो आपके थ्रू जो निवेशक हमारे देश में निवेश करेंगे उनके लिए कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें क्या हैं कि जो निवेशक होंगे वो 12 माह में, ठीक है, 12 माह की अंतिम जो लास्ट 12 मंथ्स हैं या लास्ट 1 ईयर है, उसकी समयावधि में एक सर्टेन अमाउंट उनको जो है ना ओरिजिन कंट्री में निवेश किया होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या था कि एक दफ्तर यहां खोल दिया और ये हमारी कंपनी यहां रजिस्टर करा ली और यहां के थ्रू हजारों करोड़ इधर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर उनको कम टैक्स देना पड़ा और यहां पर तो बिल्कुल टैक्स था ही नहीं। अब ये शर्त डाल दी गई कि भाई जो भी यहां पर एमएनसी आ रही है वो पिछले 12 महीने में, अंतिम 12 महीनों में एक सर्टेन अमाउंट निवेश करेगी, ठीक है। अलग अलग देशों के लिए ये अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। तो वो एक सर्टेन अमाउंट की निवेश की बाध्यता कर दी गई। दूसरा किया गया कि जो यहां पर निवेशक है वो निवेशक इस ओरिजिन कंट्री के एक सर्टेन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है। यानी कि एक निश्चित संख्या में यहां के ओरिजिन कंट्री के जो लोग हैं उनको निश्चित संख्या में यहां पर अपने कंपनी निवेश करके उनको अपने यहां एम्प्लॉयमेंट देगा। यह दूसरी शर्त हो गई। अब तीसरी शर्त क्या है कि नंबर ऑफ पर्संस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन कंट्री, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अब जो कंपनी एमएनसी की, मान लीजिए कि कोई एक्स कंपनी है, तो एक्स कंपनी यहां पर रजिस्टर्ड है, तो एक्स कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ सर्टेन नंबर्स होंगे, और वो जो सर्टेन नंबर्स होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कि मान लीजिए कि 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 मेंबर हैं, तो उनमें से हो सकता है बाध्यता ये कर दी जाए कि भाई 2 मेंबर जो होंगे वो ओरिजिन कंट्री के होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना एक सर्टेन अमाउंट में, सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स को यहां पर एम्प्लॉय करना है इस ओरिजिन कंट्री का। फिर उसके बाद आपको एक लास्ट अंतिम 12 मंथ्स में कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट करना है। अब इससे होगा क्या, इससे जो एमएनसीज हैं वो जो है ना हतोत्साहित होंगी, ठीक है। क्योंकि उनको यहां पर अब अपना ऑफिस प्रॉपर रजिस्टर करके अपने जो है ना अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि जो इन टैक्स हेवन कंट्रीज या लो टैक्स रेट वाली जो कंट्रीज थी, इनसे निवेश में कमी आएगी, और इससे क्या है कि डीटीए का दुरुपयोग रुक जाएगा। तो आज हमने जो लेक्चर में समझा क्या, इसको ब्रीफ में समझिए। हमने सबसे पहले समझा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, दोहरा कराधान अपवंचन समझौता क्या है, यह हमने समझा। वो क्या है हम एक बार फिर से देख लेते हैं। दोहरा कराधान अपवंचन जो समझौता है वह 2 देशों या 2 से अधिक देशों के बीच में होता है। वह इसलिए होता है कि सेम इनकम या सेम प्रॉफिट पर दोनों देश या जो जिन देशों के मध्य ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं उनमें डबल टैक्स ना लग जाए, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भारत का क्या कंडीशन है, तो भारत के 90 से अधिक देशों के साथ इसमें भारत समझौते के अंतर्गत है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत
भारत को यह अनुमति है कि भारत इस तरीके के समझौतों में प्रवेश करे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत इसमें जो है ना, इसके क्या मोटिव होते हैं? इसके मोटिव है कि डबल टैक्सेशन को रोका जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हतोत्साहित ना हो और आर्थिक गतिविधियां तेजी से सुचारू रूप से चलती रहें। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है ना टैक्स अवॉइडेंस यानी कर परिहार को रोका जाए। और वो कर परिहार रोका कैसे जाएगा? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? टैक्स रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनका एक्सचेंज। ठीक है, अब उसके बाद अंडर दिस एग्रीमेंट क्या होता क्या है? इसके या तो आपका जो है ना टैक्स रेट्स, कर की दरों की शेयरिंग कर दी जाती है या फिर कर के चरों की शेयरिंग कर दी जाती है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या क्या है? इसके बेनिफिट है कि जो कराधान का जो प्रोसेस है उसमें पारदर्शिता आती है। फिर जो द्विपक्षीय निवेश की जो प्रक्रियाएं हैं उनको बढ़ावा मिलता है। फिर उसके बाद निवेश के संदर्भ में भी पारदर्शिता आती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है वैश्विक व्यापार को प्रमोट करता है। अब फिर हमने जाना कि क्या इसमें मिसयूज का स्कोप है? तो जी हां, इसमें मिसयूज का स्कोप है। वो कैसे है मैंने आपको बताया, ट्रीटी शॉपिंग के जरिए। ट्रीटी शॉपिंग के जरिए इसमें मिसयूज की संभावना है। ट्रीटी शॉपिंग के अंतर्गत होता क्या है कि जो एमएनसीज हैं वो कर परिहार करने के लिए जो लो टैक्स रेट वाली जो देश हैं, ठीक है, जिनको हम टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं, वो ज्यादातर डीटीए में शामिल हैं और उनके थ्रू जो है ना किसी देश में निवेश करते हैं और इस देश में जाके इनकम जनरेट करते हैं और इनकम जनरेट करके यहां पर कम टैक्स देते हैं, और यहां पर तो उनको टैक्स लगभग ना के बराबर ही पड़ता है। तो इस तरीके से वो क्या कर लेते हैं? कर परिहार कर लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रीटी शॉपिंग। अब ट्रीटी शॉपिंग को रोकने के लिए डीटीए में सुधार किया गया और वो सुधार क्या था हमारा? लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट्स यानी लाभों की सीमाएं। अब लाभों की सीमाएं क्या है? लाभों की सीमाओं को डीटीए में शामिल किया गया है और इसके तहत इसमें जो निवेशक हैं, निवेशकों के ऊपर कुछ बाध्यताएं डाली गई हैं। निवेशकों पर बाध्यताएं, और वो बाध्यताएं क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट उनको पिछले एक साल में उस टैक्स हेवन कंट्री में उन्हें निवेश करना होता है। फिर उस जो टैक्स हेवन या लो टैक्स रेट कंट्री है वहां के एक निश्चित संख्या में एम्प्लॉयज को आपको जो है एम्प्लॉयमेंट देना होगा उस निवेशक को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उस ओरिजिन कंट्री या टैक्स हेवन कंट्री के जो लोग हैं उनमें से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक सर्टेन संख्या में लोगों को शामिल करना होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये चीजें एलओबी को भी समझ लिया। ओरिजिन कंट्री कौन सी होती है? ओरिजिन कंट्री वो होती है जहां से निवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और उसके बाद सोर्स कंट्री क्या होती है? कि जहां पर इनकम जनरेट होती है, कि जहां पर निवेश जाता है और इनकम जनरेट करता है, उसे हम कहते हैं सोर्स कंट्री, और जहां से निवेश की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन कंट्री। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का ये शॉर्ट लेक्चर था, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसकी आप नोट्स बना लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उसमें जो है ना रिप्लाई कर दूंगा। और तब तक इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। स्टडी वेल।